सर थैंक यू और वेलकम सर। आपने इस इंटरव्यू के लिए समय दिया सर। सर जैसे आप सर्विस में आपने आपका काफी लंबा एक्सपीरियंस है, 20+ ईयर्स का। फिर उसके बाद आप फाइनेंशियल एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं। तो सर इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताइए सर। वेल, बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में करीब 23 साल तक मैंने जॉब किया है। जी। नहीं, और एजुकेशन की बात करें तो सारे वर्टिकल्स ले लीजिए। सबसे पहले कंप्यूटर ट्रेनिंग से स्टार्ट हुआ। कंप्यूटर जी। ट्रेनिंग के बाद अ, हम आ गए डिस्टेंस एजुकेशन में। डिस्टेंस एजुकेशन के साथ साथ फिर फॉर्मल एजुकेशन का भी फ्लेवर लिया। फॉर्मल हम्म। एजुकेशन में कॉलेज एनवायरनमेंट में यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड प्रोग्राम्स, वो सब के साथ अनुभव लेते हुए फिर फाइनली जो एजुकेशन सेक्टर शेप ले रहा था वो था स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, क्योंकि गवर्नमेंट का भी उसमें थ्रस्ट था। तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में एजुकेशन में भी कुछ साल काम किया। और इस तरह से लगभग 21 साल की जर्नी यहीं पर चलती गई और फाइनली फिर थोड़ा सा अ, रुझान और ध्यान फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ गया। तो उसमें जी। फिर बेसिकली एज ए डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ इंटरेस्ट जागा। और फिर एक आध साल पैरेलल काम करने के बाद फिर ऐसे सोचा कि अब कंप्लीटली इस फील्ड में माइग्रेट करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था और उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल वर्किंग का भी इसमें एडवांटेज था। तो 2019 में मैं कंप्लीटली फाइनेंशियल सेक्टर में स्विच कर गया और फिर उसके बाद से अभी तक यहीं पर हूँ। जी सर। सर ये इतने लंबे करियर में सर आपने काफी अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ में काम किया होगा, जैसे कुछ फ्रेशर होंगे, कुछ एक्सपीरियंस लोग होंगे। तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस लोग में मेजर क्या डिफरेंस होता है? और फ्रेशर को अगर आगे बढ़ना है तो ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो अपार्ट फ्रॉम देयर कोर स्किल्स, मतलब जो कोर डोमेन है उस डोमेन को छोड़ के ऐसी क्या अदर स्किल्स होनी चाहिए जो एक फ्रेशर को आगे बढ़ने में हेल्पफुल रहता है या मदद करता है? कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब फ्रेशर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी संस्था में, तो उसके कुछ एस्पिरेशन होते हैं, कुछ सपने होते हैं। तो वो एस्पिरेशन को देखते हुए वो सब चीजें ढूंढता है अपने जॉब प्रोफाइल में, वर्क एनवायरनमेंट में, अपने हम्म। टीम के मेंबर्स के साथ वो फुलफिल होता देखना चाहता है। जी। और इसी जर्नी में आगे बढ़ते हुए उसको बहुत सारे नई नई चीजें सीखने का अवसर भी मिलता है। और किस तरह से एक्चुअल जो उसने एकेडमिकली सारी चीजें पढ़ी होती है उसको अब इम्प्लीमेंट करने का अवसर उसको मिलता है एक वर्क प्लेस में। हम्म। तो मेरा मैंने जो इतने साल काम किया उसमें बहुत सारे नए नए एंथुसियास्ट आए जो एकदम फ्रेशर्स थे और एकदम शुरुआत जिन्होंने हमारी संस्था से किया, एजुकेशन सेक्टर में पहला कदम रखा, काम किया। तो ऐसे काफी अच्छे अच्छे और हर तरह के अनुभव मैं कहता हूँ कि मुझे मिला। और ये देखने में आया कि सबसे पहले तो सब बहुत ही उत्साह से ज्वाइन करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। बट उसमें वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं जिनका जो करियर गोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ इन सिंक होता है। और ये बात बहुत जरूरी है। और जो मैंने भी अनुभव की इतने वर्षों में, कि हम्म। अगर आपका करियर गोल और संस्था का गोल इन सिंक है, एक ही दिशा में बढ़ता है आगे, तो आपका भी ग्रोथ
उसके अनुसार संस्था में अच्छे से होता है। और अगर करियर गोल आपका अलग है, संस्था का अलग है, तो कुछ समय के बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए यहाँ बहुत कुछ अवसर नहीं है। तो फिर हम्म। उस केस में जो फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं, युवा होते हैं, वो फिर दिशा भी बदल लेते हैं, संस्था भी बदल लेते हैं, और अलग डोमेन में काम करने के अवसर भी तलाशने लगते हैं। तो ये एक मैंने अपने अनुभव से इतने सालों में पाया। और जहाँ तक एक्सपीरियंस लोगों की बात है, तो काफी बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया, काफी उनसे भी मुझे सीखने को मिला, जिन्होंने पूरे साल अपनी जिंदगी में पूरा समय एजुकेशन सेक्टर को दिया। उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, और काफी सीनियर्स लोगों के अंडर में रह करके काम किया। हम्म। संस्था प्रमुख के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहा मैं। हम्म। तो काफी अच्छे अनुभव हुए, काफी सीखने को मिला एज ए प्रोफेशनल। तो मतलब फ्रेशर को आप ये बोलेंगे कि उनको पहले उनका करियर गोल डिसाइड कर लेना चाहिए, और फिर उसके बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए, सो दैट वो सिंक होके आगे खुद भी डेवलप करे और संस्था को भी बढ़ा सके। हाँ, मतलब शुरू में जब एकेडमिक पढ़ाई वगैरह लिखाई करने के बाद जब वो करियर में पहला कदम रखता है जॉब में, तो उसे कहाँ जाना है वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए, और हम्म। किस क्षेत्र में उसे अपना करियर बनाना है, और उसके अनुसार वो उसको कंपनियों का चयन करना चाहिए। तो अगर वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो वो अपने काम को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेगा। हम्म। उसे रास्ता क्लियर नजर आएगा, तो वो भी अपना 100% उसमें दे सकेगा। मतलब मेंटली भी वो सेटिस्फाइड होगा, और एफर्ट्स भी हार्ड वर्क के जरिए उसके लिए आगे का रास्ता एकदम अ, दिखेगा उसको। बट अगर जैसे उसका करियर गोल अलग है, और वो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव लेने के लिए किसी संस्था में ज्वाइन कर लेता है, तो न संस्था को उससे उससे काम ले सकने का फायदा मिलता है, न ही उसकी ग्रोथ हो पाती है। तो ग्रोथ ना होने के कारण फिर उसमें डिससेटिस्फेक्शन भी आता है, जो उसके काम को भी अफेक्ट करता है। हम्म। तो सर कई बार क्या होता है कि काफी सारे लोग काम करना शुरू कर लेते हैं, और शुरू में उनके एकेडमिक्स बैकग्राउंड को और उनका शुरुआत में जो बिहेवियर रहता है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये काफी आगे लंबे समय तक के काम करेंगे और काफी अच्छे पोजीशन में आगे चल के जा सकते हैं। पर कुछ समय बाद क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं उनसे तो इंटरेक्शन ज्यादा होता नहीं है, तो कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें कुछ कुछ कमियां हैं जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ सकता है या बढ़ पाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी कमियां होती है जिसके कारण वो जो कैंडिडेट है या जो पर्सन है वो पीछे रह जाता है, बहुत ज्यादा आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है। सबसे पहले तो मेरा मानना है कि जब आप एक करियर लाइन में आगे बढ़ते हो, या इस फील्ड में उतरते हो, तो आपको मानसिक रूप से ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि आपको लाइफ लॉन्ग सीखते रहना है आगे बढ़ने के लिए। जी। तो ये एक सबसे बड़ा किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो कितना अपने आप को सीखने के लिए तैयार है। तो जिसको इंग्लिश में हम लर्नेबिलिटी भी कहते हैं। तो जी। लर्निंग साथ साथ चलती रहती है, आपके अंतिम दिनों तक चलती है, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे काम करें, हम्म। एकदम स्टार्टिंग लेवल पे काम करें, या मैनेजरियल पोजीशन पे है, या टॉप मैनेजमेंट का की पोजीशन पे है, आप किसी भी फील्ड में रहे, हर दिन आपको नया अनुभव होगा, और उस अनुभव से आपको सीखते रहना पड़ेगा। तब जा करके आपकी ग्रोथ हो पाएगी, और आपके साथ जो लोग रहेंगे उनका भी आप अच्छा कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि सभी प्रोफेशनल में होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, तो प्रोफेशनल
का अर्थ होता है कि आपने जो एकेडमिकली सीखा है, अभी तक पढ़ा है, नॉलेज गेन किया है, उसको एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपको काम करके उससे बेस्ट रिजल्ट निकालना है। तो जब जी। तक आप सीखेंगे नहीं और उस उस बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, हम्म। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि आपको जिंदगी भर सीखते रहना है। दूसरा है कि आप अ, एक अच्छे व्यक्तित्व के आपको व्यक्ति बनना है। मतलब आप में एंथुजियाज्म होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट में एक फंडा है कि हम्म। नथिंग बेटर कैन बी अचीव विदाउट एंथुजियाज्म। तो आप भीतर से उत्साहित नहीं है, खुश नहीं है और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, आउटपुट नहीं दे पाएंगे, और वैसा वातावरण आप निर्मित नहीं कर पाएंगे। आपके सबॉर्डिनेट्स है, आप उनको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे और उनको भी आप में आप अपने साथ आगे नहीं ले जा पाएंगे। क्योंकि अगर आप टीम में काम करते हैं तो टीम एनवायरनमेंट में सब एक दूसरे से सीखते हैं, सब में कुछ जी। पॉजिटिव्स होता है, सबको कुछ ना कुछ स्किल इनहेरेंट होती है, कुछ ने डेवलप की होती है। तो हम्म। वो आप ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए उसको कैसे यूज कर पाते हैं, और साथ ही साथ आप अपने कलीग को भी कुछ सिखा पाते हैं, और उसको उनको लेकर के आप आपको आगे जाना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमेशा किसी भी प्रोफेशनल के लिए काफी जरूरी होती है। पहला तो आपको लाइफ लॉन्ग सीखते रहना है। दूसरा, जी। आप अंदर से मजबूत है और उत्साह से आपको काम करना है, ताकि आप रिजल्ट अच्छा दे पाए। और फिर एक टीम में काम करना, आप आइसोलेशन में काम नहीं करते कहीं पर भी जाते हैं। जी। तो आप आपको टीम वर्क में एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट में आपको काम करना है जी। और सबको साथ में लेकर के चलना है। हम्म। ये तो सर क्या करना है वाला, और ऐसा कोई चीज जो फ्रेशर को या फिर एक्सपीरियंस पर्सन को, जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया या 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया किसी को, तो उनको क्या नहीं करना चाहिए जो उनके लाइफ में, मतलब करियर ग्रोथ में मतलब पीछे खींचेगा उसको, मतलब ऐसे पॉइंट जो नहीं करना चाहिए फ्रेशर को और एक्सपीरियंस लोगों को। सबसे जो अ, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा समय जो वेस्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो है टाइम वेस्टर्स के हम्म। क्षण, अलग अलग समय। अगर आप हम्म। समय का प्रबंधन नहीं करते हैं तो आप समय से आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो समय से काम न होने के कारण आप पे स्ट्रेस बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और उस स्ट्रेस और प्रेशर में आपको डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए जो टाइम वेस्टर्स, उसको मिनिमाइज करें। सबसे पहले बैठे बैठे आप गॉसिप करते हैं, तो हम्म। वो वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव टॉपिक पे अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बट एज ए टाइम वेस्टर्स आप इधर उधर की बातें करके अपना भी समय बर्बाद करते हैं, हम्म। दूसरे कलीग का भी समय उससे खराब होता है। तो टाइम वेस्टर्स पे बहुत आपको सजग रहना चाहिए और मालूम होने चाहिए कि आप कौन कौन सी आदतों से अपने अपना कीमती समय को वेस्ट करते हैं। दूसरा उदाहरण, आज के समय में चूंकि मोबाइल फोन एक इनएविटेबल हो चुका है, सबको काम करना है, कम्युनिकेशन के लिए एक तरह से वरदान कहूंगा मैं, एक डिवाइस ने जो हमें दिया है। पूरे हम्म। आप हाथों में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तुरंत तुरंत निर्णय ले सकते हैं। किंतु जी। यही एक सबसे बड़ा टाइम वेस्टर्स भी बन जाता है। अनवांटेड कॉल्स आपको बहुत आते हैं, अगर आप काम के समय में इनको अटेंड करते हैं, समय देते हैं, तो ये एक टाइम वेस्टर है सबसे बड़ा। अ, जी। तीसरा, आप अ, को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए समय के हिसाब से। आपके पास हमेशा मल्टीपल प्रायोरिटीज रहेंगी लाइफ में, एक से अधिक प्रायोरिटीज रहेंगी। तो कौन सी प्रायोरिटी
ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके अनुसार आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें। और ये एक कला है जो अनुभव से आती है और सीनियर्स से सीखी जा सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये समय का प्रबंधन जो है वो करना चाहिए, और उससे दूर अपने आप को दूर रखना चाहिए कि समय हमारा कीमती है, और दुनिया में इससे ज्यादा कीमती रिसोर्स कोई नहीं है, संसाधन दूसरा कोई नहीं जी है। तो ये कुछ मेरे हिसाब से बहुत जरूरी काम है जिसका ध्यान रखना चाहिए सभी प्रोफेशनल्स सर, टाइम टाइम के बाद में एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है फाइनेंस। तो को। हाँ। फाइनेंस में क्या हो रहा है सर, मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया था। तो 10 साल 15 साल उन्होंने काम किया, पर आज की डेट में जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास में कितनी सेविंग है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा है आपके पास में, तो उसके उनके पास में उसका कोई बहुत ज्यादा अच्छा जवाब नहीं हो पाता है। और फिर वो उनको सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अरे मैंने 15 साल काम किया, 10 साल काम किया, पर मेरे पास अभी कोई ऐसा कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो मतलब जिसको मैं बोल सकूं कि ये मेरी वेल्थ है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो लोगों के पास कम होती है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी, सबसे पहली बात तो ये होता क्या है, और दूसरा ये किस एज में शुरू कर देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट और सेविंग या फिर वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड एक्टिविटीज। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है आनंद। देखिए, अ, हम सांस लेना बचपन से शुरू कर देते हैं, ये हाँ। हमारी बेसिक फंडामेंटल जरूरत है। जी। ठीक है। और इसी तरह से हमें डे वन से इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स की अगर हम बात करें तो वो करना चाहिए, किंतु हमारी एक लिमिटेशन है। हम जब छोटे होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं, तब हम डिपेंडेंट होते हैं अपने माता पिता पे, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों पे। तो जी। उस समय तो हम निर्णय ले नहीं सकते कि हम्म। हमें क्या सेव करना चाहिए, कहाँ पे निवेश करना चाहिए, एंड सो ऑन। तो वो हमारे बिहाफ में हमारे पेरेंट्स ही ले सकते हैं। हम्म। तो हमारे पास सबसे कीमती संसाधन जो है वो मैंने बताया समय है। हम्म। और ये सबसे कीमती संसाधन जितना अधिक हम अपने निवेश को देंगे, हमारा हम्म। वित्तीय प्रबंधन और हमारा निवेश उतना बड़ा आकार लेता चला जाए। क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है कि समय से ही ये दुनिया चलती है, और समय आने पर ही सब कार्य होते हैं, सिद्ध होते हैं। एक हमें भी बड़े होने के लिए, हमें भी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए कम से कम 12 से 15 वर्ष देने पड़ते हैं। हम दो हम्म। साल में पूरी पढ़ाई करना चाहे भी तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जी। उसी तरह से जीवन यापन करने के लिए, लाइफ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। हम्म। तो पैसा हम कमाते हैं, उसकी हमारी एक अलग एज है, किंतु लाइफ लॉन्ग तो हम पैसा कमा नहीं सकते, क्योंकि धीरे धीरे फिर हम फिजिकली उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो जब हम रिटायरमेंट की तरफ हैं या रिटायर हो गए हैं, तो उसके बाद हमारा जो हमारे मेहनत के द्वारा जो बचत किया हुआ संसाधन है, जो फाइनेंस है, पैसा है, अब उसका समय आ गया कि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ठीक जी। है। मतलब अब उसको, पैसे को पैसा कमाना सीखना चाहिए। तो आपका हम्म। पैसा कब खुद से पैसा कमाना शुरू कर देगा? जब आप उसको कुछ समय देंगे, जब आप उसको ऐसी जगह डालेंगे जहां से वो धीरे धीरे करके आपके लिए एक बड़ा पूल खड़ा करेगा। हम्म। तो अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, आप जॉब मार्केट में चले गए हैं, जब आपने पहली तनख्वाह मिली आपको, तो आइडियली आपको उसी दिन से अपने लिए निवेश करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि बचत और निवेश में एक फर्क है।
बचत आप करते हैं अपनी अ, आज की जरूरत के हिसाब से या निकट भविष्य के लिए जो भी आवश्यकताएं हो सकती है उसकी पूर्ति के लिए। हम्म। किंतु निवेश जब आप करते हैं तो आप भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके आप निवेश करते हैं। हम्म। तो जि- जितना प्लान्ड वे में आप निवेश करेंगे तो भविष्य में भी वो पैसा आपका ख्याल रख पाएगा और आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। तो एक व्यक्ति के जीवन काल में कार्य करने के लिए लगभग 30 से 35 वर्ष होते हैं। हम्म। जैसे कि सामान्यतः हम मानते हैं कि 60 वर्ष की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। हम्म। ठीक है। और 25 साल से या 25 से 30 के बीच में वो कमाना शुरू कर देता है। जी। तो आइडियली हमारे पास 30 साल अगर अप्रोक्सीमेटली लें तो 30 साल का समय है जहां पर हम अपने लिए जो है बचत करके उस पैसे को सही जगह पर हम निवेश कर सकें, ताकि 30 साल के बाद जब हम रिटायर हो सके तो हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा हो जो आने वाले 20-25 साल की हमारी जर्नी को फाइनेंस कर सके, उसकी पूर्ति कर सके। मतलब मतलब अगर कोई 25 साल का बच्चा है, तो मतलब उसने फ्रेशर है, उसने जो पहला इनकम लेके आया, उसका कुछ परसेंटेज वो इन्वेस्टमेंट में लगाना शुरू कर दे। इन्वेस्टमेंट में या एक्चुअली हाँ, इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करें तो शुरुआत में हमारी आमदनी भी बहुत कम रहती है। हाँ। तो उस कम आमदनी में सीमित आप पैसे निकाल पाते हैं अपने खर्चों अपनी जरूरतों को अलग हटा करके। और हम्म। उस समय मेरे हिसाब से आप में उतनी मेच्योरिटी नहीं रहती कि आप इतने दूर का 30-35 साल बाद का भविष्य देख पाते हैं, हम्म। उस समय आने वाले चैलेंजेस को जान पाते हैं। तो हम्म। सबसे अच्छा ये है कि आप इस बारे में किसी उचित सलाहकार से सलाह लें जो इस अ, बारे में आपको सही मार्गदर्शन दे सके। और हम्म। वो सलाह पे अमल करते हुए फिर आप में एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप निरंतर उसको फॉलो करते रहे। हम्म। अगर मैं ये नहीं कहता कि आप अगर 100 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 50 रुपए आपको बचत करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए पहले दिन से। हम्म। किंतु नहीं, आप भले 10 रुपए उसमें से बचत कर रहे हैं, बट वो 10 रुपए समय के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ने चाहिए। आज अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो आप 10 रुपए बचत कर रहे हैं, उसको आप हम्म। निवेश कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। 5 साल बाद आप 100 की जगह 200 रुपए कमाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बचत फिर आपकी 10 रुपए ना हो करके कम से कम 20 रुपए हो जानी चाहिए। जी। क्योंकि समय के साथ साथ क्या है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता चला जाता है, महंगाई दर बढ़ती चली जाती है। तो हम्म। आज जो आप पैसा कमा रहे हैं उसकी क्रय शक्ति परचेजिंग पावर जितनी आज है कल उतनी नहीं होगी, उससे कम ही होगी। हम्म। आज आज मैं अपने समय अगर पहले कुछ साल पहले जाता हूँ, 20-25 साल पहले, तो 10 रुपए में बहुत सारी चीजें खरीद सकता था मैं। और हम्म। उससे बहुत चीजें आ जाती। बट हम्म। आज के केस में इवन लोगों की जेब में आपको 10 रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक चिल्लर पैसों के रूप में उसका चलन हो गया है। जी। ठीक है। तो अब उसका उदाहरण भी आप ये देख लीजिए। आज 10 रुपए में आपको 5 या 6 गुपचुप खाने को मिलते हैं। हाँ। ठीक है। और आज से 10 साल पहले आप वही 8-10 रुपए में 8 से 10 गुपचुप खा लेते थे। तो समय के जी। अनुसार उस 10 रुपए की परचेजिंग पावर कम हो रही हम्म। है कि नहीं। तो जी। आज अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आने वाले 10 साल के बाद वो 1 लाख की परचेजिंग पावर हो सकता है कि 75,000 ही रह जाए। हाँ। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे जैसे हम रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं
तो हम्म। हमारे कुछ खर्चे जो हैं वो बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, और हम्म। उस एज में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, हर एक व्यक्ति। जी। तो वो- तो और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उससे दुगुनी गति से मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। जी। राइट। तो वो मेडिकल एक्सपेंस को पूरा करने के लिए आपके पास उतना फंड होना चाहिए, और उस समय आप देखेंगे कि आपके पास जो है इनकम सोर्स बंद हो चुका है। हम्म। तो ये सब चीजें आज का जो युवा है, 25 साल का, 30 साल का, उसको कौन समझाए? वो अपने आप को ये सब चीजें नहीं समझ सकता, इसलिए उसको एडवाइस लेनी चाहिए। जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे मिल करके, तब जा करके उसको फिर आगे जा करके क्या करना है, कैसे करना है, वो सब प्लानिंग करके फिर वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हम हर एक क्षेत्र के ज्ञाता नहीं हो सकते। हम्म। यानी हम पैसा कमाना जानते हैं, किंतु उसको कैसे इन्वेस्ट करें वो जरूरी नहीं कि सब लोग जाने, क्योंकि सबका फील्ड नहीं होता है जी। ना। अब हम सचिन तेंदुलकर जैसा खेलता है क्रिकेट, वैसा क्रिकेट तो सब लोग नहीं खेल सकते, क्योंकि हम्म। वो उसकी एक्सपर्ट एरिया है। हम्म। ठीक है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी एक अच्छे राजनेता हैं, हाँ। तो उसके जैसी पकड़, उसके जैसी समझ राजनीति की सब में नहीं हो सकती। हम्म। तो वैसे ही हर कोई सलमान खान, शाहरुख खान नहीं बन सकता। तो जी। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ की जर्नी में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग आवश्यकताएं होती है, जिसमें वित्तीय आवश्यकताएं सबसे अधिक कॉमन है और सबसे अधिक जरूरी। तो उसको अगर प्रभावी रूप में अगर हम समझ करके उस रास्ते पे चलते हैं, तो हमारा रिटायरमेंट का जो काल है, और लाइफ लॉन्ग हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वो सब हम अच्छे से आराम से फुलफिल कर सकते तो सर इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में मैं पूछ रहा था कि शॉर्ट टर्म अगर प्लान है, शॉर्ट टर्म में कुछ काम करने के लिए अगर पैसे चाहिए, तो उसके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का या कहाँ पे सेविंग करना चाहिए? अगर लॉन्ग टर्म कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए कहाँ पे करना चाहिए? ऐसा थोड़ा एक आध, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए एक, लॉन्ग टर्म के लिए एक, और मिड टर्म के लिए एक, क्योंकि अभी फाइनेंशियल सेविंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। कई लोग शेयर में लगाते हैं, कई लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, कई लोग बैंक में ही रखते, एफडी करते, आरडी करते, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए करना चाहिए? और लॉन्ग टर्म पे तो मतलब अगर किसी को बड़ा मकान खरीदना है या कार खरीदना है, तो उसके लिए उसको कैसे करना चाहिए? हैं। देखिए, अ, हमारा जो जीवन है वो अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है, और जी। सबसे ज्यादा हम व्यक्ति घबराता है अनिश्चितता से, अनसर्टेनिटी से, जिसको आप बोलते हैं कि जी। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, कुछ मालूम नहीं। आप याद कीजिए, मार्च 2020 में जब कोविड आया था, लॉकडाउन लग गया था, तब कितनी अनिश्चितता थी लोगों के मन में। जी। कोई अब अगले दिन क्या होने वाला है वो तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो हम्म। वो समय से सब बाहर निकल आए। आखिर में वो समय भी गुजर गया, क्योंकि समय एक जैसा रहता नहीं, और अनिश्चितताएं जितनी लाइफ में कम होगी उतना आसान हमारी जिंदगी हो जाती है। जी। ठीक है। तो उसी अनिश्चितता को कम करने के लिए हमें अपना जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसको कम से कम करना पड़ेगा। हम लाइफ में जितनी कम रिस्क उठाएंगे, उतना शांति से हमारे जीवन आगे बढ़ता रहे, आराम से। तो जी। लाइफ में रिस्क को कम करने के लिए ही हम प्लानिंग करते हैं। उसमें से हो सकता है 5%, 10% डिविएशन आता रहेगा, क्योंकि अनिश्चितता है, हमें नहीं मालूम। किंतु अगर प्लान करके अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम्म। ब्लड प्रेशर कम बढ़ेगा लोगों का। तो ठीक उसी प्रकार से जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है, तो हमारी लाइफ में अलग अलग गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स,
मीडियम टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। अब शॉर्ट टर्म गोल्स 1 से 3 साल के लिए हो सकता है आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है। हम्म। ठीक है, आज 25 साल का हुआ, मेरी नौकरी लग गई, बट मेरे पास अभी ऑफिस आने जाने के लिए टू व्हीलर नहीं है। तो मुझे 1 साल या 2 साल बाद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है, और आज आज के समय में वो 1.5 लाख रुपए में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है। मैं एक हम्म। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। हम्म। तो 1.5 साल में मुझे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदनी है। उसके लिए मुझे आज से कितनी बचत करनी पड़ेगी? या तो आप लोन ले लीजिए हम्म। बैंक से और फिर उसको चुकाते रहिए, बट आप प्रेशर है, आपको बैंक लोन उतने आसानी से देगा नहीं। और आप मार्केट से लोन लेंगे तो आप बहुत ज्यादा उसके लिए ब्याज चुकाएंगे। हम्म। ठीक है, तो उसी की जगह अगर आप प्लान्ड वे में आज से ही महीने के महीने कुछ रुपए बचाना चालू कर दें, तो हम्म। 1.5 साल बाद आपको जो 1.5 लाख रुपए जब जमा होंगे, उस उससे आप अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। अब मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, तो 5 साल बाद मुझे विथ फैमिली एक हॉलीडे पे जाना है, 4 धाम यात्रा पे जाना है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री। तो हम्म। वो उसके लिए मुझे 5 साल बाद आज के केस में उसमें 60,000 रुपए का खर्चा आएगा मेरा, 15,000 पर हेड के हिसाब से आज मैंने कैलकुलेट किया। तो हो हम्म। सकता है कि 5 साल बाद वो 1 लाख रुपए का खर्चा आए। तो उसका हम्म। प्रावधान आपको करना है, तो अभी से मंथली मंथली उस गोल को ध्यान में रख करके आप बचत चालू कर दें। आप हम्म। ऐसी जगह निवेश करें कि आपको 5 साल, 4.5 साल बाद 1 लाख रुपए जमा हो जाए, तो आप फिर अपनी उस यात्रा के लिए आगे बढ़ सकते हैं आसानी से। तो कहने का मतलब, इस तरह से आपको अपनी लाइफ में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को आइडेंटिफाई करके परिभाषित करना पड़ेगा, और हम्म। फिर उसके आधार पर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम्म। अल्टीमेट जो लॉन्ग टर्म गोल सबका रहता है कि वो रहता है रिटायरमेंट प्लान, कि मैं 60 साल के बाद मेरी नौकरी नहीं रहेगी, उसके बाद आज लाइफ कम से कम उसके बाद 20 साल मुझे और जिंदा रहना है, तो 80 साल तक की मैं प्लानिंग करूंगा। तो 20 साल तक तो बिना आमदनी के मुझे निकालना है। तो वो हम्म। 20 साल तक मेरे खर्चे क्या रहेंगे, कितने पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आप आज से विजुलाइज नहीं करेंगे तो हम्म। आगे जा करके बहुत तकलीफ में जाएंगे। ठीक जी। है, तो वो उसी पहला स्टेप है कि आपको एक फाइनेंशियल प्लान बनाना है, अपनी आवश्यकताओं को, लाइफ गोल्स को आइडेंटिफाई करना है। अब उसके आधार पर आज के समय में आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के। हम्म। ठीक है, तो उसके लिए कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वो एक हम्म। माध्यम है। जी। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। पुराने समय के लोग सोने में निवेश करते थे, वो जो पैसा एक्स्ट्रा रहता था तो वो सोना खरीद लेते थे कि भविष्य में ये काम आएगा। ठीक है, आज के समय में सरकार की सेविंग स्कीम्स चलती हैं बैंकों में, पोस्ट ऑफिसेज में। तो वहाँ पर सेविंग्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो अब हमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसे लगाने पड़ेंगे। अब हम्म। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो होती है, वहां पर आपको मिनिमम रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट को चूज करना पड़ेगा। क्योंकि हम्म। 1 साल 1.5 साल में अगर आपने पैसा अपना स्टॉक मार्केट पे लगा दिया, और जब पैसे निकालने की बारी आई उस समय मार्केट नीचे है, तो आप तो आपका निवेश तो 1 लाख की जगह 80,000 रुपये पड़ा होगा। तो हम्म। आपका गोल फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो उस समय शॉर्ट टर्म के पैसों को आपको ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहां पर उस पैसों का जो प्रिंसिपल है वो तो इंटेक्ट रहे, साथ ही साथ आपको एक रेगुलर थोड़ा कुछ ब्याज मिलता रहे, जिससे आपकी जो है सेविंग्स बढ़ती रहे। जी। जिसमें आपके पास आज के समय में अभी इंटरेस्ट रेट को देखते हुए फिक्स डिपॉजिट बैंक आज लगभग 7, 7.25% तक दे रही है। इवन सीनियर सिटीजन्स को ½ % और ज्यादा दे रही है। हम्म। ठीक है, बट आपको
टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो 7% अगर बैंक कह रही है, तो उसमें तो आपका इंटरेस्ट में भी टैक्स कटता है। जब आप पैसा निकालते हैं उस समय भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है 10%। तो आपको इफेक्टिवली हाथ में हो सकता है कि 5.25% या 6% ही मिले, साथ हम्म। नहीं मिलेगा। हम्म। राइट। तो आपको इन हिडन बातों को भी समझना पड़ेगा कि कहाँ से मुझे कितना एक्चुअल रिटर्न मिलेगा, नेट टू नेट कितना हम्म। मैं टैक्स पे करूंगा, उसके बाद कितना बचेगा। इसके अलावा आपको लिक्विडिटी का भी ध्यान रखना है पैसों का। जो पैसा अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो वो उस समय आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, आप उसे निकाल सकें। फिक्स हम्म। डिपॉजिट आपने 3 साल का किया, बट 1.5 साल बाद ही आपको आवश्यकता आ गई, तो आपको फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़ेगा। और हम्म। अगर आपने 7% पे फिक्स डिपॉजिट दिया है बैंक को, तो बीच में अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको बैंक इंटरेस्ट काट करके ही पैसा दे पाएगा। हो जी। सकता है 5% ही आपको मिले वापस। तो हम्म। आपका इन्वेस्टमेंट कितना लिक्विडेट हो सकता है कि जब आपको अपने पैसों की आवश्यकता पड़े तब वो उपलब्ध हो, ये इन्वेस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। हम्म। ठीक है। प्रॉपर्टी के केस में लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न जरूर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु उसकी लिमिटेशन ये है कि वो जब चाहे आप, पैसों की आवश्यकता है तब आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, हम्म। उसको टुकड़ों में नहीं बेच सकते कि हम्म। मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट है तो 200 स्क्वायर फीट बेच दूं, बाकी को मैं रख लूं, ऐसे टुकड़ों में आप बेच नहीं सकते। जी। और उसका मार्केट रेट कौन तय करता है? वो फिक्स नहीं है, वो हम्म। डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टी की रेट। हम्म। राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि प्रॉपर्टी में एक बड़ा पैसा होगा तभी आप प्रॉपर्टी में निवेश कर पाएंगे, ये भी एक उसकी लिमिटेशन है। हम्म। और जब अब हम आते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ, तो स्टॉक मार्केट एक तरह से जुए का खेल है, क्योंकि आप जिस कंपनी में पैसा लगाने चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, उस हम्म। कंपनी के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके अभाव में आप जुआ खेलने जैसा ही आपका हो जाएगा। ठीक है। और स्टॉक हम्म। मार्केट में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आता है कि पता चला कि जब पैसा निकालने का समय है तो उस समय मार्केट नीचे है। तो और हम्म। मार्केट कब नीचे है कब ऊपर है इसकी भी हमें समझ हो, ये जरूरी नहीं है। हम्म। तो एक तरह से हमें इन सब बातों का, जो निवेश के जगह है जहां जहां हम पैसा लगा सकते हैं, उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट की, प्रॉपर्टी मार्केट की, गोल्ड ने पिछले 10-15 सालों में कितना रिटर्न दिया है, आगे क्या हो सकता है। तो आज इतनी सारी जानकारी यहाँ है, अगर आप ये सबको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ करके उनकी राय लेते हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट जर्नी एक बहुत आसान हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है और आपके पास लमसम पैसा है, तो आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, देख सकते हैं। किंतु प्रॉपर्टी आप तो हम लोग अलग अलग एसेट्स की बात कर रहे थे, तो जी। स्टॉक मार्केट के बारे में जो मैं बता रहा था कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन जब तक आपके पास न हो, कंपनी का फोरसाइट, कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप स्टडी अच्छे से नहीं कर सकते, तब तक उसमें पैसा लगाना मतलब एक तरह से जुआ खेलना है। जी। क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। तो हम्म। उससे अगर आपके पास उतना नॉलेज नहीं है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि आपके पास दूसरे बहुत सारे विकल्प। हम्म। नॉर्मली सोने की बात करें, गोल्ड की बात करें, तो वो एक तरह से हमारे लिए हेज का काम करता है। क्योंकि लोग हमारे बुजुर्ग जो सोना खरीदते थे वो भी सोने को रखने के लिए कि बुरे समय में ये काम करेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते थे।
हाँ हाँ, वो उससे आपका घर चल जाएगा वैसा सोच करके वो नहीं करते थे हम्म। कि, या इससे आपकी इतनी आमदनी हो जाएगी कि आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सोच के नहीं करते थे। क्योंकि इसमें गोल्ड में एक इनहेरेंट वैल्यू होती है, तो वो हम्म। डिफिकल्ट टाइम्स में हमेशा आपको एक तरह से कैश के रूप में काम करता है गोल्ड। इसलिए गोल्ड में लोगों का थोड़ा बहुत निवेश आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। हम्म। उनको करना चाहिए। ठीक जी। है। और तो इस तरह से हम जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं कि हम्म। एक कहावत है जो आप बहुत कॉमन है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हम्म। ठीक है। तो वैसे ही आपके सारे पैसे एक ही जगह निवेश नहीं होने चाहिए, उसको भी बांट करके थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह किया जाना चाहिए। क्योंकि हम्म। हिस्ट्री ये प्रूव करती है, हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि एक ही समय में सभी एसेट क्लास समान रूप से परफॉर्म नहीं करते। हम्म। अगर प्रॉपर्टी आज नीचे है तो गोल्ड आपको ज्यादा रिटर्न देगा, और अगर गोल्ड का रिटर्न आज एट पार है, बहुत ही मामूली सा है, तो आपको स्टॉक मार्केट का रिटर्न ज्यादा दिखेगा, एंड हम्म। सो ऑन। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा बांट करके हर जगह पैसे डालने चाहिए। हम्म। अब हमें ये मालूम है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, हम्म। किंतु उसकी लिमिटेशंस भी हमने देखी। उस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए आपके पास स्टॉक मार्केट है। अब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए दो जरिया है, या हम्म। तो इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी में आप पैसा निवेश कीजिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड के रास्ते उसमें जाइए। हम्म। अब जो लिमिटेशंस मैंने बताई थी, उतना टेक्निकल और इनडेप्थ नो हाउ या डेटा हमारे पास नहीं होता है, और उसको समझने की काबिलियत भी सबके पास नहीं होती। हम्म। तो इसी बात को सरल बनाने के लिए म्यूचुअल फंड काम करता है। हम्म। म्यूचुअल फंड में क्या है, आप हर तरह का निवेश म्यूचुअल फंड में किया जा सकता है। आपको जितने समय के लिए पैसा डालना है उतना आप डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर म्यूचुअल फंड हाउसेज में फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके पास पूरी टीम ऑफ एक्सपर्ट होती है, जो कि दिन रात यही काम करते हैं, कंपनी को का परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं। उनके पास भविष्य में आगे बढ़ने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं, कौन से एरिया में अभी ज्यादा तेजी है, कहाँ पर मंदी है, वो सब डेटा इकट्ठा करके फिर वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। हम्म। तो ये काम म्यूचुअल फंड हाउसेस इन्वेस्टर्स के बिहाफ में करते हैं, इसलिए यहाँ पर पैसा भी डाइवर्सिफाइड रहता है। तो हम्म। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड पैसा न होने के कारण म्यूचुअल फंड में रिस्क भी बढ़ जाता है, रिस्क भी बहुत कम रहता है। हम्म। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में लिक्विडिटी आपको मिल जाती है, जब आप चाहे पैसे निकाल सकते हैं, जब हम्म। आप चाहे पैसे निवेश कर सकते हैं। तीसरी इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। इसमें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है, वो इसका रेगुलेटर है, जो कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन सेबी के माध्यम से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है। जैसे बैंकों के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हम्म। रेगुलेटर, वैसे ही हम्म। म्यूचुअल फंड के केस में सेबी रेगुलेटर है। तो कोई भी फंड हाउसेज अपने मन से कहीं पर भी पैसा इन्वेस्टर्स का निवेश नहीं कर सकता। हम्म। ठीक है। तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, और उसके आधार पर निवेश किया जाता है। अब यहाँ पर भी जैसे हमने पहले बात की कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उसके आधार पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। हम्म। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, मीडियम टर्म के लिए अलग म्यूचुअल फंड्स है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग फंड्स है। हम्म। जो शॉर्ट टर्म गोल्स पूरा करने के लिए जो म्यूचुअल फंड्स है, वो आपको थोड़ा कम रिटर्न देते हैं, किंतु उसमें रिटर्न स्टेबल होते हैं। आपको हम्म। उसमें लॉस होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी नहीं रहती। हम्म। मीडियम टर्म में रिस्क एलिमेंट थोड़ा सा रहता है, किंतु जैसे जैसे आप
3 से 5 साल के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो आप मीडियम टर्म के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म। और अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है 8 से 10 साल या उससे भी आगे का, तो हम्म। आप इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उस हम्म। उसका रिस्क धीरे धीरे कम हो करके अल्टीमेटली 10 साल बाद जीरो हो जाता है। क्योंकि ये हम्म। म्यूचुअल फंड का पिछले 25 साल का डेटा ये कहता है कि 10 साल के निवेश के बाद आपका पैसा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी जीरो म्यूचुअल फंड में। ओके। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलता है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप हम्म। म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो समय के साथ साथ वो पैसा बढ़ता है, तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण वो कई गुना बड़ा होते जाता है, तो हमें पता भी नहीं चलता समय के बाद। हम्म। और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि विश्व का 8वां आश्चर्य है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम्म। तो इसका बेनिफिट लेना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में एक फायदा और भी है कि आपको निवेश करने के दो आसान तरीके मिले हुए हैं। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है तो एक साथ भी आप निवेश कर सकते हैं, और हम्म। अगर महीने के महीने थोड़ा थोड़ा सा पैसा आप लगाना चाहते हैं, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जैसे आपकी हम्म। आमदनी है, जैसे आपकी सेविंग्स है, वो आप स्टेगर्ड वे में मंथ ऑन मंथ निवेश कर सकते हैं। तो उससे आपकी जर्नी भी आसान रहती है और आपको ज्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और चूंकि ये इंडस्ट्री रेगुलेटेड है और इसका डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप हर समय अपना निवेश को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम्म। कहाँ मेरा पैसा निवेश हुआ है, अभी की क्या स्थिति है, एंड सो ऑन। आपने कितना निवेश किया, आज की बाजार मूल्य इसका कितना है। तो एक ट्रांसपेरेंसी भी इस एरिया में आपको मिलती है। हम्म। उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी को टैक्स एटीसीसी के अंतर्गत टैक्स सेविंग करना है, तो लोग क्या करते हैं, पीपीएफ में पैसा डाल देते हैं। हम्म। पीपीएफ में आज के रेट में गवर्नमेंट 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है पीपीएफ में। और हम्म। पीपीएफ में आप पैसा निवेश करते हैं तो वो 15 साल के लिए निवेश किया जाता है। 15 साल बाद वो पैसा मैच्योर होता है, तो आपको उससे बड़ा सा कम मिलता है। हम्म। ठीक वैसा ही एटीसीसी का अगर आपको बेनिफिट लेना है 1.5 लाख तक का, तो म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस टैक्स सेविंग स्कीम्स होती है जिसमें पैसा डाला जा सकता है। हम्म। तो इसमें लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का रहता है। तो 3 साल के बाद जो यूनिट्स फ्री होते हैं उसको आप रिडीम भी कर सकते हैं। तो ये हम्म। एक सबसे कम समय का लॉक इन पीरियड वाला इंस्ट्रूमेंट है जो टैक्स सेविंग के रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। दूसरा, पीपीएफ के मुकाबले अगर 15 साल पीपीएफ में आप पैसा रखते हैं विज़ ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड में रखते हैं, तो टैक्स सेविंग फंड आपको ईएलएसएस से बहुत ज्यादा रिटर्न आपको देता है। हम्म। ये भी इसकी एक एडवांटेज है म्यूचुअल फंड में। हम्म। प्लस आज के समय में बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए अलग से फंड बनाए गए हैं जिसको चिल्ड्रंस फंड कहा जाता है। तो हम्म। उस फंड में निवेश बच्चों के नाम से ही होता है, और जब वो बालिग हो जाते हैं तब उनका ट्रांसमिशन होता है और गार्जियन का नाम हट करके फिर उन्हीं का नाम आ जाता है और उन्हीं के नाम से सेविंग भी कन्वर्ट हो जाती है। और बच्चों का हम्म। जो सेविंग्स होता है उसमें 5 साल का सिर्फ लॉक इन पीरियड होता है। तो हम्म। उसके बाद आवश्यकता अनुसार पैसे निकाले भी जा सकते हैं। तो एक तरफ म्यूचुअल फंड में एडवांटेज भी है, बट थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टर के अलग अलग बिहेवियर पैटर्न्स भी होते हैं जिसको देख करके, चूंकि पैसा सामने दिखता है, इसमें लॉक इन कम है, तो लोग जल्दी पैसे निकाल भी लेते हैं। इसलिए हम्म। कई बार देखा गया है कि अलग अलग इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बन पाया है। तो हम्म। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सबसे पहली बात आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर लॉन्ग टर्म सेविंग है तो इसमें लॉन्ग टर्म सेविंग में आप इक्विटी फंड में निवेश करें और स्टैगर्ड वे में निवेश करें, ताकि आपका आगे जा करके बड़ा पैसा बनता है। और इसमें एक रूल नॉर्मली समझने के लिए हम बताते हैं, हम्म। 72
रूल है यहाँ पर, जिसमें हम्म कहा गया है कि अगर आपका 12% इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे रहा है, तो 72 को भाग दीजिए 12 से तो 6 आता है। हम्म 12 छक्के 72 हो गया। तो मतलब हाँ। ये 6 साल में आपका पैसा डबल हो गया है। ये हम्म एक तरह से आप गणना कर सकते हैं। और अगर 14 से 15% है तो 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो ये हम्म इसको 72 रूल कहा गया है म्यूचुअल फंड। ओके। तो इसको देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि आप कितना पैसा निवेश कर रहे हैं और कितने समय में आपका पैसा डबल होगा, और अगर रेट ऑफ रिटर्न XYZ है तो। हम्म एक तरह से ये गणना करने में भी आपको आसानी हो जाती है। ये एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक डिस्क्लेमर भी आता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज जी। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। है कि ओके। नहीं? इसलिए क्योंकि इसका रिटर्न जो है वो मार्केट के द्वारा जनरेट होता है, वो कोई व्यक्ति आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इतने समय में इतना रिटर्न आपको मिलेगा, बट उसके आसपास मिलता है तो वो हम्म हम बता सकते हैं। ओके। मतलब ये हमारे मतलब तीन अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट हम अलग अलग चीजों में या इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं। तो सर इसमें सर जैसे आपने बताया कि सर आप काफी लंबे समय तक के एजुकेशन फील्ड में थे, और आपने उसमें काफी अलग अलग टाइप के एजुकेशनल विंग में आपने वर्क किया। तो जो एजुकेशन है, एक एजुकेशन जो फॉर्मल एजुकेशन, लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज करते हैं, और उसके बाद में अपनी डिग्री लेके आगे काम करने लग जाते हैं। और कुछ लोग ये होते हैं, मतलब ये करने के, ये तो उनका मेन मेन कोर सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाई कर ली। कोर सब्जेक्ट को छोड़ के ऐसे कौन से और स्किल्स होती है जो एक पर्सन को सीखना चाहिए, जो उसको जब वो कहीं पे काम करने जा रहा है तब वो वहाँ पे यूज करे, जिससे वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ सर, कि एक टीम में अगर काम करने किसी पर्सन को नहीं आ रहा है तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ऐसे और कौन से स्किल्स है जो एक पर्सन को लेनी चाहिए या होनी चाहिए उस पे? देखिए, जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको मैं एक तरह से बेस मानता हूँ कि हम्म 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो इससे आपकी पात्रता बनती है किसी भी क्षेत्र में करियर में आगे बढ़ने के लिए। ये आप एलिजिबल हो गए अब उस क्षेत्र में जाने के लिए। हम्म किंतु सब क्षेत्र के सभी एरियाज के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, और उनके हिसाब से स्किल डेवलप करना हर एक प्रोफेशनल के लिए बहुत ही आवश्यक रहता है। बट कुछ जो कॉमन स्किल्स है जो अक्रॉस वर्टिकल हर जगह इन डिमांड रहती है हमेशा, आपके लिए सक्सेस के लिए वो क्या पैरामीटर्स है उस तक पहुंचने में आपको जो हेल्प करता है, वो वो सबसे पहले, जैसे मैंने एक पहले के डिस्कशन बताया कि टाइम मैनेजमेंट का स्किल सबको सीखना चाहिए। कि हम्म समय का प्रबंधन आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये इकलौता लिमिटेड रिसोर्स है जो कि कितने भी लाखों करोड़ों रुपए दे करके भी आप इसको खरीद नहीं सकते। हम्म समय एक बार गया मतलब गया। हम्म तो टाइम मैनेजमेंट के भी प्रोग्राम्स होते हैं, स्किल्स होते हम्म हैं कि उस पे कैसे मास्टरी की जा सकती है, कैसे आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल सॉफ्ट स्किल का एक हिस्सा है। हम्म तो किसी भी क्षेत्र में आपको सफल बनने के लिए सॉफ्ट स्किल एक पैकेज के रूप में आता है जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। हम्म ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर पाते हैं तो आप एक सक्सेसफुल लीडर के रूप में टीम में उभर पाते हैं। तो एक लीडरशिप स्किल हो जाती है। ठीक है। हम्म फिर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है। तो वो एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट हम्म स्किल हो गई आपके पास। तो ये
एक सॉफ्ट स्किल एक पैकेज के रूप में है जिसको निरंतर आपको शार्पन करना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स हम्म। जितनी ज्यादा आप इंप्रूव कर सकते हैं उतनी हमें करनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को किसी हम्म। भी क्षेत्र में सफल होने के लिए। हम्म। दूसरा है, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमें कंप्यूटर लिटरेट होना बहुत आवश्यक है। हम्म। जब हम कंप्यूटर लिटरेट की बात करते हैं तो आज का पूरा कम्युनिकेशन डिजिटल हो चुका है, और हम्म। ऑफिस एनवायरनमेंट में सारे काम और कम्युनिकेशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ज्यादा हमारे सामने आते हैं। तो हम्म। आपको इफेक्टिव कंप्यूटिंग स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए इसके लिए, किंतु हम्म। एज ए एंड यूजर आपको कंप्यूटर एज ए टूल, उसमें जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जैसे एमएस ऑफिस पैकेज हो गया, उसको इफेक्टिवली कैसे आप काम कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें हम्म। बहुत सारे हर तरह के फंक्शंस है, कैलकुलेशंस के लिए है। उसमें आप वर्कशीट्स इफेक्टिवली बना सकते हैं, और ये सब टूल्स आपको डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करते हैं। हम्म। क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और हम्म। इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्यूटर पे ही मिलेगा, हमेशा पेपर फॉर्म में नहीं रहता। तो हम्म। ये आप में एक स्किल्स होनी चाहिए। प्लस आज के समय में आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, आप अपना योगदान दे रहे हैं। सिर्फ संस्था के लिए आपका योगदान काफी नहीं है, आप जिस समाज में रह रहे हैं वहां भी आपका योगदान चाहिए। आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं, आप जिस देश में रह रहे हैं, हर जगह आपका योगदान छोटे या बड़े रूप में काम करता है, आता है। इसलिए आपको हमेशा अपडेट रहने की जरूरत है, जिसके लिए चाहे प्रिंट मीडिया ले लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लीजिए, चाहे सोशल मीडिया ले लीजिए, सब में थोड़ी बहुत नजर और जानकारी आपको लेते रहना चाहिए, और उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन से मतलब जितना आवश्यक है उतना, उससे हम्म। ज्यादा होगा तो फिर वो टाइम वेस्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। जी। ठीक है, ये है कि डिजिटल स्किल्स आप में होनी चाहिए। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मैंने बताया, सॉफ्ट स्किल्स के रूप में बहुत सारे स्किल्स हैं, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और ये सब स्किल्स के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हमेशा पॉजिटिव आउटलुक आपका हम्म। होना चाहिए लाइफ के प्रति, सभी के प्रति, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, इसमें हिंदी में अगर कहें तो नजरिया। आपका हम्म। देखने का नजरिया जो है सबके प्रति बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। अपने काम के प्रति पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, अपने कलीग के प्रति आपका पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए। हम्म। ठीक है, जहाँ अवसर मिले, जगह मिले, आप कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो। प्लस आप संवेदनशील व्यक्ति आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनली हमको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, लोगों के साथ काम करना है, उठना बैठना है, चाहे वो संस्था की बात हो, चाहे घर परिवार की बात हो, समाज की बात हो। हर जगह हमें ह्यूमंस के साथ डील करना है, और ह्यूमंस, सारे के सारे ह्यूमंस इमोशन बहुत ज्यादा रमे रहते हैं, खिलते हैं। तो हम्म। हमें इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, इमोशनली कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है, उसको समझना है। तो एक तरह से एम्पैथेटिक हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रादर देन सिंपैथी। हमें एम्पैथी प्रैक्टिस में लानी चाहिए। तो मेरा मैं ये मानना है कि ये सब चीजें ज्यादा जरूरी है। मैं एक चीज पूछ रहा, एम्पैथी और सिंपैथी, इसमें मतलब बहुत बहुत बारीक डिफरेंस है, पर वो है क्या सर? देखिए, सिंपैथी करना मतलब एक तरह से थोड़ा सा अफसोस जताने जैसा हो गया। ठीक है, हम दूर से जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई रास्ते में थोड़ा सा गिर गया है व्यक्ति, तो हम थोड़ा सा
सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए उससे सिंपैथी जताते हैं, भैया हम्म थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ध्यान से चलो, ठीक है, हम्म ऐसे गलती मत करो, या थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे कि वो बेचारा, इस ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, ऐसा हम्म एक्सीडेंट किसी के साथ ना हो। ये एक तरह से सिंपैथी हो गई जिसमें आपका पार्टिसिपेशन नहीं है। हम्म किंतु जब हम एम्पैथी की बात करते हैं तो हम्म हम हमेशा उसको, उसके मनोभाव को समझेंगे, उसकी सरकमस्टांसेस जिसके कारण उसके साथ ये दुर्घटना घटी, हम और ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होंगे, उसको सांत्वना देंगे, उसको मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम्म ठीक है, तो ये हो गई हमारी एम्पैथी। जी, थैंक यू सर, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें सिंपैथी एम्पैथी के दोनों में। हाँ, तो सर जैसे अभी आप बहुत सारी चीज बताए कि अ, मतलब एक पर्सन को क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अपडेटेड रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी मीडियम के थ्रू वो अपने आप को इंफॉर्मेशन, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ा रहा है। तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो अभी जरूरी है, जो आज की डेट में अभी 10th 12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए, कि वो ऐसा कौन सा करियर सेलेक्ट करे जो आज से 10 साल 15 साल बाद उनको काम आए। मतलब ऐसे कौन से करियर में वो जाए जो आज से 15 साल बाद भी रिक्वायर्ड रहेगा, ताकि पता चला आज वो कुछ और सीख रहे हैं और 15 साल बाद उस चीज की डिमांड ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से सेक्टर होंगे, टॉप सेक्टर, जो जिसमें हमेशा डिमांड बनी रहेगी 10 साल 15 साल या उससे आगे भी? आज का समय, अगर हम अपना देश के प्रगति के बारे में जैसे बात करें, हम्म तो इंडिया आज वर्ल्ड में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1 या 2 दशकों तक ये हमारी ग्रोथ बनी रहेगी। हम्म और ये एक ट्रांजिशन फेज में अभी हमारा देश काम कर रहा है, जो डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की ओर ये बढ़ रहा है। हम्म तो इतने बड़े ट्रांजिशन के लिए कोई एक कार्य क्षेत्र या एक सेक्टर जिम्मेदार नहीं होता। कलेक्टिवली सारे सिलेंडर जब फायर करते हैं तब इतनी तेजी से रॉकेट ऊपर जाता है। हम्म ठीक है, तो उसको देखते हुए एक तो ये है कि आज के क्षेत्र में लोगों का ये कहना है कि जब इतनी आगे तरक्की कर रहा है कोई भी देश, तो उसमें उसका फाइनेंशियल सेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि हम्म फाइनेंशियल सेक्टर के पार्टिसिपेशन के बिना ग्रोथ हो ही नहीं सकती। और आप जानते हैं कि जो जीडीपी का मेजरमेंट हम करते हैं, तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो जितने ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होंगे वो जीडीपी तेजी से बढ़ती रहती है। तो हम्म पैसों का, जैसे हम प्राचीन समय में पैसों को लक्ष्मी जी कहते हैं, तो हम्म लक्ष्मी जी का स्वभाव बहुत बड़ा चंचल है। ठीक है, हम्म तो चंचल स्वभाव के कारण वो ठहरती नहीं है, उसे किसी न किसी रूप में कार्य में लगा करके रखना जरूरी है। वो बिजी हम्म रहनी चाहिए लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी खाली रहेगी तो इधर उधर फिर गलत दिशा में जाएगी। हम्म तो इसीलिए जो पैसे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे उतने ज्यादा तेजी से देश विकास करता है। हम्म तो जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो आज डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ हमारा देश जा रहा है। हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। हम्म ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज जो रुपए पैसे हम जेब में लेकर के घूमते हैं, आज उसकी जगह हम मोबाइल फोन में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। कुछ लोग तो कैश बहुत मिनिमम जब जरूरत रहता है तब रखते हैं, बाकी डिजिटल फॉर्म में ही करेंसी रख रहे हैं। हम्म तो आज
जो नई समय की कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, जिसको हम न्यू एज कंपनीज कहते हैं, जो हम्म। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रही है, इनका भविष्य मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। हम्म। तो युवा और ये रोचक क्षेत्र है। जो भी कंपनियां काम कर रही है उसमें काफी अच्छा आगे भविष्य है। प्लस दूसरा, फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो क्रेडिट और लोन वगैरह देने का काम करती है, क्योंकि जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो नए 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 इंडस्ट्रीज खड़े होंगे, नए नए जॉब क्रिएशंस होंगे, और नए इंडस्ट्रीज खड़े होंगे तो उसके लिए वित्तीय आवश्यकताएं बढ़ेंगी, तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, क्योंकि लोन रिपेमेंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हम्म। जो लोन देने वाली संस्थाएं हैं, बैंक्स, हम्म। वो तेजी से विकास कर रही है, और आगे आने वाले सालों में वो वर्ल्ड लेवल की बड़ी बड़ी संस्थाएं बनने की ओर अग्रसर है। हम्म। उदाहरण के तौर पर हमारे देश के जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा है, ये आज से, इनका पिछले 10 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये कम से कम 12 से 15 साल की एनुअल ग्रोथ कहा जा रहा है कि में भी ये, जैसे आज है सिटी बैंक जो है, उसी तरह की ये भी वर्ल्ड वाइड कॉन्ग्लोमरेट होने की ओर अग्रसर है। तो जी। फाइनेंस में एक बहुत अच्छा करियर लोगों को मिल सकता है, ये मेरा मानना है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हर एक क्षेत्र में हो चुका है। तो टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट हर जगह रहेगी, बहुत जगह रहेगी, क्योंकि जितने भी बिजनेसेस हैं और पुराने जो भी प्रोसेसेस हैं, उनका री इंजीनियरिंग हो रहा है, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो रही है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डोमेन नॉलेज रखने भी काफी डिमांड में रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम्म। आने वाले 10 12 15 सालों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में एक बड़ा एनर्जी के बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो हम्म। कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल डीजल, उससे माइग्रेट हो करके अब टेक्नोलॉजी के सहारे हम हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, हम स्टोर्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, बैटरी व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। तो हम्म। इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिख रही है। जी। और आज वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। क्लाइमेट हम्म। को कैसे बचाया जा सके, प्रदूषण कम से कम हो, तो प्रदूषण के मामले में मोदी ने कमिटमेंट कर दिया है कि हम जीरो कार्बन एमिशन देश बन जाएंगे 2070 में। जी। तो ये चैलेंज मोदी जी ने लिया ही है। तो हम्म। एनर्जी का क्षेत्र काफी डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है। गवर्नमेंट का भी एक थ्रस्ट एरिया है, प्रायोरिटी है इस दिशा में काम करना। हम्म। और एक मुझे नया, किंतु अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया है ये एरिया, ये है वेस्ट मैनेजमेंट का एरिया। हम्म। क्योंकि कुछ, मैंने 2 3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में देखा था कि हम्म। लगभग 700 से अधिक मेट्रिक टन गार्बेज समुद्र में पाया जा रहा है, और हम्म। उसमें जा रहा है। तो उससे वन्य जीवों को, वो जो मैरीन लाइफ है, उनको थ्रेट हो गया है अभी। तो हम्म। लोग क्या कर रहे हैं, रिसाइकलिंग पे काफी जोर है गवर्नमेंट का। वेस्ट तो जनरेट होगा ही, जहाँ 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 सिविलाइजेशन जाएगा, ह्यूमन बीइंग जाएंगे, वहां कचरा फैलाएंगे ही, ये तो प्रकृति है। हम्म। तो उसको मैनेज करना भी हमें को सीखना पड़ेगा। इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट अलग अलग तरह से, ये अभी इस पे काफी रिसर्च हो रहे हैं कि किस तरह से इफेक्टिवली प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज किया जाए, जो नेचुरल वेस्ट है उनका रिसाइकल कैसे किया जाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। हाँ, लोगों को उतना ज्यादा
फैंसी अभी न प्रतीत होता हो, किंतु आगे जा करके ये क्षेत्र बहुत बढ़ेगा। हम्म। और इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज ईएसजी की बात की जा रही है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। सभी हम्म। इंडस्ट्रीज को ईएसजी कंप्लायंट होना जरूरी है। तो हम्म। ईएसजी क्या है, ये एक आज वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा फेनोमेना है हम्म। कि आप जो भी इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं वो एनवायरमेंटली सेफ हो, उसमें हम्म। सोशल गवर्नेंस की बात भी होती हो, और जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो सब को पालन करते हुए ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ईएसजी कंप्लायंट मैन्युफैक्चरिंग और कंसल्टेंसी आज आने वाले दिनों में काफी बढ़ेगी, ये मुझे दिख रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आपको भविष्य का ट्रेंड पता करना है, तो जो एडवांस नेशन है या फिर इंडिया के जैसे ग्रोइंग कंट्रीज है, उसके गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज कहाँ पर है, कहाँ पर वो ज्यादा प्रोजेक्ट्स ला रही है, कहाँ पर वो निवेश कर रही है, वो अगर हम देखें तो हम उस रास्ते पे हमें जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा जाएगा, निवेश होगा, वहां पे रोजगार आएंगे और वहीं पर लोगों को ज्यादा काम मिलेगा। सही है सर। तो सर इसमें अ, हम जो नॉलेज गेन करते हैं सर, नॉलेज गेन करने के बहुत सारे अलग अलग सोर्स हैं। कई बार जैसे आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट हमेशा ऐसे नॉलेजेबल पर्सन से इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है। तो ऐसी कुछ बुक्स जो एक पर्सन को हेल्प करे उसके पर्सनल ग्रोथ में या फिर इंडिपेंडेंट ग्रोथ में, तो ऐसी कौन सी कुछ बुक्स होगी जो आप सजेस्ट करेंगे कि हर एक पर्सन को पढ़नी चाहिए, जो उसके लाइफ में हेल्पफुल रहे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है आनंद कि लोगों को चूंकि हम कर्म प्रधान दुनिया में रहते हैं, यहाँ कर्म ही पूजा है। सबसे ज्यादा जो कर्म आप अच्छे भले के लिए कर पाएंगे, तो हम्म। उसी से आपको खुशी मिलेगी। अल्टीमेटली हम जो भी काम करते हैं वो पीस, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, खुशी, शांति के लिए करते हैं। हम्म। तो अगर हम बौद्धिक रूप से कितना भी विकास कर ले, किंतु मानसिक रूप से अगर हमें हम शांति नहीं है, हमारे आसपास वाले व्यक्ति खुश नहीं है, तो हम्म। वो एक समय के बाद वो व्यर्थ प्रतीत होता है हमें। जी। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस दुनिया में रहते हुए भी, सबके साथ रहते हुए भी, विकास में भागीदार रहते हुए भी अपना अ, बौद्धिक और आत्मिक विकास भी कर सकें, हम्म। निरंतर उसी दोनों पथ में आगे चलते रहे। तो आज के समय में वो सबसे ज्यादा प्रासंगिक मुझे प्रतीत होता है। हालांकि मैंने इस अपनी इतने वर्षों की जर्नी में बहुत सारी पुस्तकें भी पढ़ी है। हम्म। सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, हम्म। ये बुक वगैरह मैंने पढ़ी है, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि एक युवा अगर ये पुस्तक को पढ़ता है तो वो उसके लिए ज्यादा समझ नहीं पाएगा, वो कि उसमें बहुत सारी चीजें क्या है, बहुत ही डीप रूटेड है इंफॉर्मेशन, जो कि सबके लेवल की समझ की बात नहीं है। हम्म। तो अगर हम एक तरह से परिवार में रहते हैं, हम एक तरह से सोसाइटी में रहते हैं, तो हम्म। सोसाइटी में अलग अलग रोल निभाते हैं। तो वो रोल को इफेक्टिवली आप कैसे निभा सकते हैं, कैसे सबको साथ में लेकर के चल सकते हैं, रामचरितमानस के दूसरा जैसा दूसरा बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है इस हम्म। दुनिया में। और आज बहुत सारे जो वक्ता इसकी कथाएं करते हैं, वो सब काफी प्रैक्टिकली इसमें से बहुत सारे भावार्थ ले करके समझाती है लोगों को। और हम्म। आज का युवा वर्ग भी इसकी ओर काफी प्रभावित हुआ है। हम्म। तो ये एक काव्य है जो कि सभी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, हम्म। और सबके लिए बहुत ही सुलभ है। ठीक है। आप हम्म। इसके सीरियल को भी देखें, उसमें जो डायलॉग डिलीवरी होती है, उसमें जो रिश्ते निभाते हैं, वो सबको देख करके आप
बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी। और दूसरा, अगर हम कर्म की बात करें, तो कर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ एक कहावत है, मनसा वाचा कर्मणा। मन हम्म। से, वचन से और कर्म से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो एक तरह से पूजा की श्रेणी में माना जाता है। वो एक हम्म। तरह से पूजा है। हम्म। ठीक है। तो कर्म प्रधान, अगर आपको बातें सीखनी है, किसके का क्या कर्तव्य है, अलग अलग परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो वो हम्म। हमारे जो ग्रंथ है, भगवत गीता, उससे बड़ा ग्रंथ कहीं नहीं है। और स्वयं भगवान ने अपने मुख से सारी बातें बताई है। तो हम्म। और इसके बारे में कौन क्या बता सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये दो ग्रंथ है जिसको लोगों को आत्मसात करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हम्म। इसके अलावा साइड बाय साइड आप जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र के जो बड़े बड़े लोग हैं, राइटर्स हैं, उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके अनुभव आपको बुक्स के माध्यम से मिलते हैं। और अब तो बहुत सुलभ हो गया है, ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। हम्म। उससे परिचय आपको बढ़ाना चाहिए, और उसका भी ध्यान रखते हुए उसमें जितनी अच्छी बातें आपको समझ में आती है उसको लागू करना चाहिए अपने जीवन थैंक यू सर, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैं इन सब चीज को बाकियों के साथ भी शेयर करूंगा। और देखते हैं कितने लोगों का इससे फायदा होता है। थैंक यू सर। में। थैंक यू आनंद, थैंक यू।